सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी एडुकेटर उषा रानी SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे रै के विभिन्न रूपों के बारे में। रै के 4 रूप माने जाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है। ये है इसका साधारण रूप, ये है इसका रेफ रूप और ये दोनों है इसके पदेन रूप। ठीक है, कई बच्चे, ज़्यादातर बच्चे, अगर मैं कहूँ ज़्यादातर बच्चे रै के प्रयोग में मात खा जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने जो ये रै लगाया है इसका उच्चारण कहाँ होगा। और उच्चारण हम सीखते हैं शब्दों के मेल से, और शब्दों को हम तोड़ते हैं वर्ण विच्छेद में। आज मैं आपको वर्ण विच्छेद में रै के रूप का प्रयोग, उच्चारण प्रयोग सिखाऊंगी। ठीक है, जब हम किसी रै के प्रयोग वाले शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो किस प्रकार करते हैं समझिए। ये जो रै है इसे साधारण रै माना जाता है, जो हमारी वर्णमाला में उपस्थित है। ये जो है ये इनकी मात्राएं नहीं है, कई बच्चे इन्हें मात्राएं समझ लेते हैं, ये इनके ही रूप हैं। ठीक है, रेफ, रहित, पदेन, सहित। ठीक है, ये जो रै है हमारा है इसे रेफ कहा जाता है। ये दोनों जो रै है इन्हें पदेन कहा जाता है। अब मैंने यहाँ रहित और सहित क्यों लिखा है? रहित और सहित का अर्थ यहाँ पर क्या है? रेफ का र और रहित का र, आप यहाँ इसे मैंने अपनी तरफ से एक फॉर्मूला बनाया है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। रेफ का र और रहित का र, इसका अभिप्राय यह है कि जो रेफ र है वह रहित है। किससे रहित है? स्वर से। यानी ये जो रै है इसमें स्वर शामिल नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ लिख कर दिखाऊं तो ये रेफ वाला जो रै होगा, जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये इस प्रकार बनेगा। लेकिन जो पदेन वाले दोनों रै हैं, अगर इन्हें लिखा जाए तो ये पूरा रै का ही रूप होते हैं। सहित का मतलब है इनमें स्वर है, इन दोनों में स्वर है, लेकिन ये रेफ रहित, रहित का मतलब होता है इसमें नहीं है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद रख लीजिए, रेफ रहित पदेन सहित। रहित का मतलब है जिसमें स्वर नहीं है, पदेन का मतलब, सहित का मतलब है जिसमें स्वर है। तो रेफ रहित पदेन सहित। ठीक है, आगे देखिए, रेफ र और पदेन र को यहाँ पर आप हलंत में ही शो कर लीजिए। इसके लिए मैंने अपनी तरफ से ही एक मतलब क्या समझाऊँ आपको, एक उदाहरण स्वरूप समझाने की कोशिश की है। अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल बना लिया है। आप रेफ रै को पत्तियां समझिए। ठीक है, पत्तियां क्या होती हैं? हल्की होती हैं। पदेन रै को आप कंकड़ समझिए। कंकड़ क्या होते हैं? भारी होते हैं। ठीक है, मान लिया आपके पास एक गिलास है। ठीक है, गिलास में आपने पानी डाला और पानी में आपने कंकड़ भी डाले और पत्तियां भी डाली। तो पत्तियां हल्की होने के कारण ऊपर रहती हैं, इसलिए ये हमारा जो रै है ये हमेशा ऊपर लगता है। और जो कंकड़ होते हैं वो भारी होते हैं, इसलिए नीचे आ जाते हैं। इसलिए जो हमारी ये रै के रूप हैं ये वर्णों के नीचे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, उच्चारण में भी आप इसी एग्जाम्पल की हेल्प ले सकते हैं। मान लिया हम एक गिलास में पानी डालते हैं, उसमें पत्तियां डालते हैं और कंकड़ डालते हैं। जब हम उसे उड़ेलते हैं, जब हम किसी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उसे उड़ेलते हैं तो सबसे पहले पानी के साथ पत्तियां गिरेंगी या कंकड़ गिरेंगे? पत्तियां गिरेंगी, क्योंकि पत्तियां क्या होती हैं? हल्की होती हैं, और कंकड़ सबसे लास्ट में आएंगे। ठीक है, तो इसका अभिप्राय यहाँ यह हुआ कि कोई भी ऐसा शब्द जिसमें हम रेफ रै का प्रयोग कर रहे हैं तो रेफ रै का प्रयोग कहाँ आएगा? यहाँ देखो, आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। मान लो मैं यहाँ पर शब्द ले रही हूँ कर्म। ठीक है, तो कर्म का जो रै है ये हल्का होने के कारण यहाँ आएगा। ठीक है, तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे क का, फिर हम करेंगे हल्का होने के कारण हमारा रै यहाँ आ जाता है रै, और हलंत वाला तो होता ही है रेफ रै। इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, स्वर नहीं है तो हम यहाँ पर भी इसके साथ स्वर नहीं लिखेंगे। और फिर आ जाएगा हमारा मैं का, और फिर आ जाएगा हमारा ए का। ठीक है, इसके अलावा एक और शब्द देखिए, मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। मान लो हमारे पास शब्द है क्रम।
ठीक है। इनके उच्चारण में भी फ़र्क आ जाता है। जब आप इनका प्रयोग अच्छी तरह सीख जाएंगे तब आपको वास्तव में पता चलेगा कि इनके उच्चारण में भी फ़र्क होता है। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने आपको कर्म शब्द दिखाया, कर्म, यहाँ पर र अधूरा है इसलिए इसकी आवाज़ भी कम ही आ रही है। लेकिन यहाँ जो र है, पदेन र, इसमें क्या है, इसमें जो र है यह हमारा पूरा रहेगा। ठीक है। और किसे अधूरा बना देगा? जिसके पैर में ये लगा हुआ है उसे। ठीक है। तो यहाँ पर क का वर्ण विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर केवल क जो हमारा है वह अधूरा रहेगा, क्योंकि र हमारा पूरा है और यहाँ पर दो ही स्वर हैं। तो र प्लस अ प्लस मैं तो हमारा पूरा है ही, और मैं और अ। ठीक है। दोबारा से देखिए इसे एक बार, प्लस मैं प्लस अ। ठीक है। तो ये हुआ कर्म और ये हुआ क्रम, दोनों में काफ़ी फर्क है। इसमें रेफ रै का प्रयोग हुआ है और इसमें पदेन रै का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें पदेन र, रेफ रै और साधारण रै का प्रयोग किया गया है। यहाँ से आपको छांटकर रै वाले रूप, साधारण रै वाले रूप यहाँ लिखने हैं। इनमें से कौन कौन सा है? सबसे पहले है राजा, उसके बाद है रजनी, और उसके बाद है रात। और कोई भी है? 1 2 3 नहीं, और कोई नहीं है। ठीक है। आगे देखिए हम करेंगे अब रेफ रै वाला। ठीक है। रेफ रै में सबसे पहले है धर्म। ठीक है। उसके बाद है कर्मठ, उसके बाद है गर्जन। ठीक है। अब आ जाइए पदेन रै पर। पदेन रै में है चक्र, पदेन रै में है सम्राट, और कोई तो नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसी पदेन रै पर जिसका प्रयोग दूसरी तरह से किया जाता है। ट्रक, ट्रॉफी और ड्रम। ये जो पदेन रै है यह केवल ट वर्ग में प्रयोग किया जाता है, केवल और केवल ट वर्ग में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए वर्ण विच्छेद के हिसाब से, वर्ण विच्छेद के अनुसार हम इनका उच्चारण भी सीख लेंगे, और वर्ण विच्छेद में र कहाँ अधूरा आएगा और कहाँ पूरा आएगा ये हम सीखेंगे। ठीक है। आगे देखिए ये है हमारा श्रम। जो हमारा श्रय है ये एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन किस किस के मेल से बनता है ये आपको सबसे पहले लिख कर देख लेना है। यहाँ देखिए श, र, अ, म, अ। यहाँ श के पैर में र लगा हुआ है, यह क्या है? र है। ठीक है। ये कौन सा र है? पदेन र है। लेकिन हमारा ये है वर्ण वर्णमाला में ही उपस्थित है, इसलिए हम इसे बोल देते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है। आगे देखिए भ्रम शब्द है। भ के पैर में र लगा हुआ है, तो यह किसे अधूरा बना देगा? भ को, क्योंकि ये पदेन र है। पदेन र होता है पूरा, भ को अधूरा बना दिया। अधूरा का मतलब इसमें अब स्वर नहीं रहेगा। र पूरा होगा तो इसमें स्वर आएगा। फिर आ जाइए मैं पर, और फिर आ जाइए ए पर। ठीक है। आगे देखिए धृतराष्ट्र शब्द है। ध में किसकी मात्रा है? ध में मात्रा है री की। कई बच्चे यही मात खा जाते हैं, वे इस री की मात्रा को रै समझ लेते हैं। इन दोनों में बहुत अंतर है, ये रै नहीं है, ये री की मात्रा है। ठीक है। ध री। आगे देखिए त हमारा पूरा है, त अ प्लस र आ। श हमारा अधूरा है तो हम इसे इस रूप में लिख लेंगे। आगे देखिए ट हलंत, ट के नीचे लगा हुआ तो ट को अधूरा कर देगा, इसके बाद इसका स्वर नहीं आएगा। ट और फिर र, पदेन र हमारा पूरा होता है, तो ये हमारा हो गया धृतराष्ट्र शब्द का वर्ण विच्छेद। ठीक है। आगे देखिए अधर्म शब्द का हम यहाँ कर लेते हैं।
अ के बाद दोबारा अ नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे अभी भी इस गलती को कर रहे हैं, अ के बाद दोबारा से अ को लगा रहे हैं। अ प्लस ध तो हमारा पूरा ही है, र का प्रयोग तो बाद में आया है ना, तो ध का वर्ण विच्छेद हम पूरा करेंगे। अब ये है हमारा रेफ रै। रेफ रै होता है कौन सा रै? रहित वाला, हलंत वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसके बाद लगा देंगे हलंत वाला रै, ठीक है। अब हम करेंगे मैं का वर्ण विच्छेद, मैं और अ, ठीक है। आशा आपको समझ में आया होगा। आगे कुछ और भी उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिखाए हैं। इसमें देखिए आश्रम शब्द का वर्ण विच्छेद हम करेंगे आ श र अ म और अ, ठीक है। आश्रम शब्द का वर्ण विच्छेद, श्रय मैंने आपको बताया था श और र के मेल से बनता है और ये हमारी वर्णमाला में उपस्थित है, लेकिन यह भी क्या है? श के नीचे र पदेन रूप में ही है, ठीक है। आगे देखिए त्रिनेत्र, त र ई, ये बन गया त्रि नेत्र, न जमा ए, और फिर दोबारा से फिर त्रय का करेंगे त र और अ, ठीक है बच्चों। आगे देखिए विज्ञान, जिसे हम विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। शुद्ध उच्चारण में यह होगा विज्ञान, व जमा ई जमा ज जमा य जमा आ जमा न हलंत और अ, ठीक है। ये हमारा बना विज्ञान शब्द। अगर आप इसे बोलेंगे तो ये आपको विज्ञान, आप कई बार इसे बोलते हैं, लेकिन अगर इसका शुद्ध उच्चारण किया जाए, क्योंकि ये ज और य के मेल से बनता है, तो इसका उच्चारण होगा विज्ञान। क्या होगा? विज्ञान, ठीक है। वैज्ञानिक, जिसे हम बोलेंगे वैज्ञानिक। अगला है कर्तव्य और अगला है दौर्बल्य। एक बार आप वैज्ञानिक, तो अगर आपने विज्ञान का कर लिया तो विज्ञान का कर लिया, तो वैज्ञानिक आसानी से आप कर लेंगे। हम करते हैं कर्तव्य शब्द का। क हमारा पूरा है, फिर हमारा रेफ रै पहले आ जाएगा और होता है अधूरा, ठीक है। फिर हम करेंगे त का, फिर आगे वह हमारा अधूरा है, तो वह हलंत प्लस य प्लस अ, ठीक है। दौर्बल्य शब्द का देखिए, द किसकी मात्रा लगी हुई है? औ की मात्रा लगी हुई है। फिर दौर्बल्य, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिखते चले जाएंगे। दौर्बल्य, दो र ब अ, आधा ल है तो आधे ल को हम इस स्वरूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा ल है और हलंत हमने लगा दिया है इसमें। आगे है हमारा य और क्या बच गया अब? अ, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका कुछ ऐसे शब्दों का वर्ण विच्छेद जिसमें संयुक्त व्यंजन भी हैं और जिसमें र के सभी रूप भी हैं, ठीक है। वैज्ञानिक शब्द का और दिखा देती हूँ आपको एक बार। व आई ज य आ न ई क और अ, ठीक है। तो ये थे सारे ऐसे शब्द जिनमें संयुक्त व्यंजन भी थे, र के रूप भी थे। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। र के रूप हैं ये, इनकी मात्राएं नहीं हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।